नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका फेवरेट टेलीविजन डिबेट शो दो टूक 10 बजे प्रसारित होता है डीडी न्यूज पर। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले और हम आपसे लगातार ये वादा करते हैं और आगे भी आपसे लगातार मैं ये कहता रहूंगा कि हम उन्हीं तेवरों के साथ हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं और आपको याद होगा कल भी हमने राहुल गांधी के जो भारत में डेमोक्रेसी पे लेकर, भारत के लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, कल भी हमने उस पर चर्चा की थी, उसका विश्लेषण किया। हालांकि राहुल गांधी के बयान में कई सारे बातें हैं, कई सारी चीजें हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसका फैसला आप कीजिए। कई सारे उनमें जो है मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आज बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी जब कभी विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी बयान देते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल उठ सकता है, जो बड़ा स्वाभाविक है, कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी को इतना तूल क्यों देती है और दो टूक में भी हम राहुल गांधी के बयानों को बार बार क्यों उठाते हैं, क्यों उन पर डिस्कस करते हैं। आखिर वो नेता प्रतिपक्ष हैं, भारत के बाहर जाते हैं, कोई बयान देते हैं, इसका उनको अधिकार है। लेकिन मैं इस संदर्भ में आपको आज की 3 घटनाएं बताता हूं, 3 घटनाएं, और उन 3 घटनाओं, 3 खबरों के साथ आपको यह समझ आएगा कि हम क्यों दो टूक में बार बार ये मुद्दा उठाते हैं, हम दो टूक में क्यों आपको आगाह करते हैं कि राहुल गांधी के ये बयान जो हैं वो कैसे लेने चाहिए और क्यों हम इस पर चर्चा करते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि पुतिन, आप अच्छी तरह से जानते हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन का एक बयान है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और भारत कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत कह सकते हैं जिसे, वहां का राष्ट्रपति कह रहा है। लेकिन भारत के विपक्ष के नेता जब भारत के बाहर जाकर कहते हैं कि भारत विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, खत्म हो रही है, तो आप सोचिए कि दुनिया के मन पर उसका क्या असर पड़ता होगा। अब दूसरी आपको घटना बताता हूं, दूसरी आपको खबर देता हूं। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं रेमंड विकरी। रेमंड विकरी का एक बयान जो है आज फिर से सोशल मीडिया पे वायरल है। रेमंड विकरी ये कह रहे हैं कि भारत का कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हो या विपक्ष से, उसको भारत के बाहर भारत के हित में बोलना चाहिए। एक अमेरिका का पूर्व वरिष्ठ अधिकारी राहुल गांधी को सलाह दे रहा है कि भाई राहुल गांधी को विदेश में जाकर भारत के हित में बोलना चाहिए। आप सोचिए कि इसका क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या इसका विश्लेषण हो सकता है। और आज की तीसरी खबर आपको बताता हूं। आज भारत की सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत के जो थल सेना अध्यक्ष है, भारत के वायुसेना अध्यक्ष है, भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान किया था। और भारत के थल सेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान को चेताया कि अब अगली बार हिमाकत करी तो फिर भूगोल से मिटा देंगे पाकिस्तान को। लेकिन राहुल गांधी के एक नेता, और ये नेता कौन है, ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, वो आज एक बार फिर से भारत की सेना और सीडीएस पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी भी कुछ भी बयान देते रहते हैं भारत की सेना, भारत के सीडीएस, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इसलिए जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए। यानी भारत का सीडीएस जो बोल रहा है उस पर कांग्रेस के नेता को यकीन नहीं है, भारत का थल सेना अध्यक्ष जो बोल रहा है, भारत का वायुसेना अध्यक्ष जो बोल रहा है, उस पर कांग्रेस को यकीन नहीं है। उनको यकीन राहुल गांधी पर है जो कहते हैं भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और भारत जो है विश्व का नेतृत्व करने के लायक नहीं। इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा जो आज का शीर्षक है, विदेश में ज्ञान, देश में घमासान। क्योंकि आज बीजेपी ने राहुल गांधी के ज्ञान को लेकर भी कुछ सवाल उठाया। हालांकि उसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राहुल गांधी का एक कार और एक मोटर बाइक में जो कंपैरिजन किया था उसको लेकर सोशल मीडिया में आज बहुत फजीहत हो रही है। लेकिन मैं किसी के ज्ञान पर सवाल उठाने वाला मैं कौन होता हूं।
लेकिन राहुल गांधी के जो बाकी ज्ञान है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर जरूर चर्चा होगी। इसलिए आज का मेरा शीर्षक है भारत में ज्ञान, देश विदेश में ज्ञान और देश में घमासान। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज इस खबर का जो धार है, इस खबर की जो रफ्तार है, वो आपको समझा देता हूं। आज की खबरदार में समझिए ये पूरी खबर क्या है, उसके बाद आज इस पर डिबेट शुरू करूंगा। इसकी खबर की धार को समझिए, इस खबर को पूरा समझिए। कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए बयानों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष एलओपी पर एक बड़ा हमला बोला। भाजपा की तरफ से आज सुबह यह बड़ा हमला बोला गया। कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिसका हमने कल भी पूरा विश्लेषण किया था। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, ये बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। बीजेपी ने राहुल गांधी के ज्ञान को लेकर भी सवाल उठाए और उसको लेकर क्या कहा वो आपको सुनवाऊंगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि समाज के कुछ वर्गों को दबाया जा रहा है। ये राहुल गांधी का बयान है, समाज के कुछ वर्गों को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी का बयान है। भाजपा ने राहुल को सलाह दी कि वो बीजेपी की आलोचना करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, जितनी आलोचना करनी है बीजेपी की करें। पर साथ ही बीजेपी ने सलाह दी कि राहुल गांधी अपनी घटिया और तुच्छ राजनीति के लिए भारत माता को बदनाम न करें। ये जो है सलाह दी बीजेपी ने। राहुल गांधी के इस बयान पर अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रेमंड विकेरी ने भी राहुल गांधी को बड़ी सलाह दी है। रेमंड विकेरी अमेरिका के जो है वो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं। रेमंड विकेरी ने कहा भारत की सरकार के और विपक्षी नेताओं को हमेशा देश हित में बोलना चाहिए। सोचिए कि एक अमेरिकी जो है राजनयिक जो है वो राहुल गांधी को सलाह दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी किसकी सलाह मानेंगे। बहरहाल इस सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए और बीजेपी का पलटवार सुनिए, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages. And India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्मा बरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है? और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3,000? Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving the car. And a motorcycle has 100 kilos, carries 2 passengers. So why is a motorcycle able to carry 2 passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3,000? ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है। कार 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में जायरोस्कोप लगा हुआ होता। मुझे लगता है हमारे जैसे अन्य भी जितने लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की होगी वो भी अपने को बहुत बौना समझ रहे होंगे राहुल गांधी जी के इस ज्ञान के आगे। राहुल गांधी जिस पर अटैक कर रहे हैं, चाहे वो चोरी का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो या ध्रुवीकरण का हो, तो घबरा करके इस प्रकार के आरोप लगाते राहुल गांधी पर। वो कोई नई बात नहीं बोलते जो कि पहली बार बोली हो हम पर। ये मेरा मैं देश से कहना चाहता हूं 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के
वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की। तो आपने राहुल गांधी के बयान सुने और बीजेपी का पलटवार सुना। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे आज 4 मेहमान जो हैं दो टूक में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ सैयद जवाद जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सैयद जवाद जी। अखिलेश कटियार जी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं अक्कू श्रीवास्तव जी, संपादक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नवोदय टाइम्स के संपादक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं सैयद जवाद, राधिका खेड़ा जी, आप दोनों को 1.5 मिनट दूंगा और उसके बाद आज की डिबेट को जो है चर्चा में एक एक बिंदु और आगे बढ़ेंगे। राधिका खेड़ा जी, आज मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो अगर जाकर कुछ भी सवाल उठाते हैं तो इसका उनको अधिकार है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं और ये थोड़ी है कि आप लोग भी विपक्ष में, बीजेपी विपक्ष में रही थी। आप सुन पा रही है राधिका जी? मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, राधिका जी शायद अभी तक सेट नहीं हुई। आप सुन पा रही है राधिका जी मुझे? ओके ओके, हाँ राधिका जी आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? जी 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 हाँ। तो राधिका जी, मेरा सवाल आज आपसे है कि राहुल गांधी एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी भी इतने साल तक विपक्ष में रही थी। कांग्रेस कहती है कि भाई जब नेता विपक्ष में बीजेपी थी तब भी वो सवाल उठाते थे, हम उनके सवाल को स्वीकार करते थे। आज क्या होता है, राहुल गांधी या कोई भी नेता सवाल उठाता है तो आप उसको सीधा देशद्रोही का लेबल लगा देते हैं, ऐसा क्यों? आपके 1.5 मिनट। मेरी आवाज मिल रही है अशोक? जी जी मिल रही है, बोलिए जी। जी, सभी को नमस्कार। अशोक जी, आज मैं सीधी बात कहना चाहती हूँ। राहुल गांधी कोई विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि भारत की इज्जत को रौंदने वाले नाटकबाज हैं। जब वो विदेश जाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं और अंदर वो खुद ही अपनी बेतुकी बातों में उलझ जाते हैं। और वो हमने उसका सीधा साधा उदाहरण देखा है, जो वो गए हुए हैं कोलंबिया में। अब देखिए, कोलंबिया में 2 तारीख को गांधी जयंती पर राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादे कितनी घटिया बात बोल के आते हैं, जिससे हर भारतीय का दिल, मैं कहती हूँ, गुस्से से भर गया। वो कहते हैं कि हमारे देश में एक भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पे शहादत दी हो या लड़ाई करी हो अपनी स्वतंत्रता के लिए। मतलब 1 सेकेंड में चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तांतिया तोपे हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सबकी शहादत को साइड फेंक दिया। ये है जो अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। ये है जो कहते हैं हम महात्मा गांधी की पार्टी से आते हैं। ये है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस पार्टी से आते हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। चलिए, हम जानते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, आज अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ उनके लिए जो महत्व रखता है वो है नेहरू गांधी परिवार। उसके अलावा बाकी किसी ने कोई शहादत नहीं। देखिए, विदेश में जाके कह रहे कि कोई हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में किसी ने ना जान दी ना कोई शहादत दी। इतनी शर्मनाक बात। और मुझे समझ नहीं आते सोनिया जी उनको कंट्रोल क्यों नहीं करती है। कभी वो कहते हैं कि मैं दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट 9, कभी कहते हैं आलू से सोना। और कुछ दिन पहले, एक आध साल पहले तो उन्होंने ये तक कह दिया था, जो एक भाषण दे रहे थे, ऊपर चीलें उड़ रही थी, ऊपर देख के कहते हैं आप ये देख रहे हैं जो चीलें उड़ रही है, ये चीलें क्यों उड़ रही है? क्योंकि ये बेरोजगार है। ये नेतृत्व करना। ओके राधिका जी मौका दूंगा। ओके राधिका जी मौका दूंगा। फिलहाल शुरुआत में आपके 1.5 मिनट हुए, रिस्पॉन्ड करेंगे सैयद जवाद बोलिए। आपने राधिका जी को सुना, आपका रिस्पॉन्ड 1.5 मिनट। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान और सोच से मुताबिक। देखिए क्या है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग एडवाइस दे रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं अपनी एडवाइस अपनी जेब में रखें और इनकी एडवाइसों को और इनके विचारों को और आरएसएस की विचारधाराओं को हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। जो ये अपनी विचारधारा थोपने की देश पर कोशिश करते हैं, हम उनकी विचारधारा को जो है अपने जूते की नोक पर रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं और ऐसे कहते रहेंगे। विदेश की धरती नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आरएसएस की लेकर छाप विचारधारा को एक्सपोज करते रहेंगे। और यहाँ नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में होंगे तब भी ऐसी मानसिकताओं को और ऐसे लोगों की विचारधाराओं को जो हमारे तिरंगे का अपमान करती रही हो 52 साल तक, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान का विरोध करा हो, जिन्होंने गांधी जी की हत्या में शामिल हुए लोगों को जो है जय जयकार करी हो, और ऐसे लोग जो हमारे देश के बारे में लगातार अब तक बातें बोलते रहे, विदेश की धरती पे 2015 में जाकर लोग बोलते रहे, हम ऐसी विचारधारा के लोगों को हर जगह एक्सपोज करेंगे, हर जगह ऐसे लोगों को जा करके बताएंगे
कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। जो मानसिकता देश के अंदर इन्होंने बना रखी है, आपसी भाईचारे को खत्म करने की, नफरत की विचारधारा, लोकतंत्र को खत्म करने की विचारधारा, संविधान में दिए हुए लोगों के मूल हक को उजाड़ने की जो है बात कहने वाले लोगों को हर एक जगह जाकर के एक्सपोज करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये वोट चोर लोग बहुत जल्द जो है एक्सपोज होने जा रहे हैं। एक बड़ा एक्सपोज जो है वो राहुल गांधी जी साहब करने जा रहे हैं, जैसे इससे पहले करा है। वोट चोर, गद्दी चोर, और जल्द से जल्द एक्सपोज होकर के बाहर हो। ओके, सैयद जवाद, आपके 1.5 मिनट हुए। राधिका जी रिस्पॉन्ड करिए। राधिका जी अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। अशोक जी, यहाँ पे बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम इस विचारधारा को जूते पे रखते हैं। ये विचारधारा को देश की जनता ने तीसरी बार चुना है और 10 सालों में 90 से ज्यादा बार आपकी विचारधारा को लिटरली देश की जनता ने बाहर फेंक दिया है। तो आप इस देश की जनता को अपने जूते के नोक पे रखते हैं, तो देश की जनता जानती है। आप पिछले 55 साल जो आपकी सरकारें रही है, देश की जनता को अपना नौकर समझते हैं, और आप ये लोग समझते हैं कि हम राजाशाही हैं और ये देश हमें वोट देता रहेगा। लेकिन देश आपको आईना दिखा रहा है, देश आज तरक्की कर रहा है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब यूपीए की सरकार थी, और आपने तो कितने समय से देखा है, चाहे यूपीए की हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो फलता फूलता सिर्फ एक परिवार था, चाहे जीजा जी फले। मैं चैलेंज से कहती हूँ, रॉबर्ट वड्रा साहब क्या करते थे शादी से पहले? क्या काम था उनका? कितनी उनके पास गाड़ियां थी? और आज देखिए रॉबर्ट वड्रा साहब के गैराज में कितनी गाड़ियां खड़ी है, कितनी बाइकें खड़ी है। बाइक और गाड़ी की बहुत बातें कर रहे थे राहुल गांधी, तो जाके नाप लेते हैं कि क्या वेट है और कितना वेट राहुल गांधी के जीजा जी की गाड़ियों का है। 3000 किलो की गाड़ी बता रहे हैं इंजीनियरिंग के मास्टर। एक मिनट, एक एक करके सैयद जवाद एक एक करके, अभी सैयद जवाद एक एक करके उनकी बात पूरी हो जाए, रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। सैयद जवाद चिल्ला चिल्ली नहीं, वो अपनी बात करना है, आपको मौका दूंगा। आपने 1.5 मिनट तक जूते की नोक जैसे एक मिनट राधिका जी एक मिनट आपने 1.5 मिनट, मैंने आपको रोका भी नहीं। आपने बहुत एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जूते की नोक पर। आप लोग एक दूसरे को जूते की नोक पर रखे, मैं अगर जूते की नोक पर रखने आ गया तो मुश्किल हो जाएगी सबकी। इसलिए प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करें। एक मिनट और उनकी बात हो जाए, उसके बाद बात सुनिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा फैक्ट्स के साथ। सैयद जवाद लगातार चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज बोलिए राधिका जी। अशोक जी, भारत का लोकतंत्र, भारत की संस्थाएं, भारत की सेना, ये सब मजाक नहीं है, ना जूते पे नोक पे रखने वाली चीजें हैं। ये हमारे देश की आत्मा है, हर भारतीय की आत्मा है। आप अपने आप को भारतीय नहीं मानते तो जाइए बाहर जाइए, क्योंकि देश के बाहर जाके लगातार देश को बदनाम करना, ये कहना कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। अशोक जी, अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं होती और 1975 के इंदिरा गांधी का देश होता ये समय, तो ये जो बैठे हुए हैं ना शहीद जफार साहब जो अभी बोल के गए हैं, ये बोलने से पहले जेल में होते। और ये जो राहुल बाबा जाके बाहर बोल के आते हैं, वो भी जेल में होते। द फैक्ट कि सारे ऑपोजिशन वाले इस तरीके की भद्र भाषा देश के बाहर और देश के अंदर और आपके चैनल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता है, ये साबित करता है देश की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है और राहुल गांधी बस देश को बदनाम करने का काम करते हैं। ओके सैयद जवाद हाँ सैयद आप बोलिए, लेकिन लगातार मत बोलिए, बोलिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, परेशान नहीं होना, मैं मौका दे रहा हूं, बोलिए। पहली चीज, मैं गोडसे की विचारधारा को अपने जूते की नोक पर रखता हूं, और आप मानती हैं गोडसे जैसी विचारधारा के लोग अगर देश है और देश का अपमान है, तो मुझे आपकी संकुचित मानसिकता के ऊपर सिवाय हंसी के और कुछ नहीं। गोडसे की किसने बात करी? एक मिनट रुकिए राधिका जी, एक मिनट इनको अभी बोलने दे, मैं इनको अभी फैक्ट पूछूंगा। एक मिनट। हाँ, मैंने गोडसे की विचारधारा के मानने वाले लोगों की विचारधारा को अपने जूते की नोक पर रखने की बात कही, और रिवाइंड करके प्ले करिएगा अशोक जी, इन्होंने क्या कहा था। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं अभी इस डिबेट में एंटर नहीं कर रहा हूं, मैं अभी अपने फैक्ट्स के, एक मिनट, मैं अभी अपने फैक्ट्स लेकर इस डिबेट में एंटर नहीं कर रहा हूं। अभी आप बोलिए, आपको 30 सेकंड और, एक मिनट 30 सेकंड, अरे चिल्लाइए मत, अधीर होइए, आपको ही मैं बोलने दे रहा हूं, मैं आपको ही बोलने दे रहा हूं सैयद जवाद, लेकिन अधीर मत होइए, बोलिए। देखिए कौन अधीर हो रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अरे यार आपको मैं सुन रहा हूं, आप अधीर हो जा रहे हैं बार बार, बोलिए। मैं तो मुस्कुरा देता हूँ, ठीक है, मेरे साथ ये है। अरे आप मुस्कुराते हुए बहुत अधीर लगते हैं, मोहब्बत से आप कंटिन्यूसली बोलते हुए बड़े अधीर लगते हैं। मुद्दे पर आइए, चलिए, डिबेट मत भटकाएं, मुद्दे पर आए, बोलिए। अब आप पर्सनली अटैक कर लीजिए मेरे ऊपर, बोलिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि आरएसएस की विचारधारा के बारे में
मैं आपको फैक्चुअली बात बता रहा हूँ, जो आप फैक्ट की बात करें देख लीजिएगा। सरदार पटेल ने फरवरी 1949 को गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के बारे में क्या कहा था? ये कंची पागल। सुनिए, इंदिरा गांधी ने स्टैप क्यों निकाला था? इंदिरा गांधी आरएसएस के प्रोग्राम में जाकर एक मिनट सुनिए, आप दोनों एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, सर, एक मिनट रुकिए, सही जवाब, एक मिनट रुकिए, सही जवाब, एक मिनट रुकिए। मैंने अभी 3 दिन पहले आरएसएस पर पूरी लंबी डिबेट करी, ठीक है? सही जवाब, मैं 2-3 चीजें कह देता हूं, उसके बाद मैं चाहता हूं आज के विषय पर हम आ जाए। आज का विषय राहुल गांधी के बयान है, आरएसएस की विचारधारा को, किसकी विचारधारा को, और आपने आरएसएस की विचारधारा को जूते की नोक पे बोला था और नाथूराम गोडसे की नहीं बोला था। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। नाथूराम गोडसे का आरएसएस से क्या संबंध था? वो एक झूठ है। इस देश की अदालतों में राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी चक्कर काट रहे हैं इस बात को लेकर। राहुल गांधी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं ये कहकर कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या करवाई। वो अभी चक्कर काट रहे हैं, और मैं उनका बताता हूं और बताता हूं। जो आप सरदार पटेल का हवाला दे रहे हैं ना, जब सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी आरएसएस को, और चिट्ठी लिखकर आरएसएस को यह कहा था, जिस दिन प्रतिबंध हटाया गया था, उस दिन चिट्ठी लिखकर यह कहा था सरदार पटेल ने कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आरएसएस के ऊपर मत जाइए, मैं आरएसएस की डिबेट करने आज नहीं बैठा हूं। नाना मत करिए, फैक्ट्स पढ़कर आया करिए। एक मिनट, नहीं, आप मुझे मालूम है, अब आप मुझे मानेंगे नहीं, अब आप मानेंगे नहीं। अच्छा, अब आप मानेंगे नहीं, अब मुझे आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, अब आप मानेंगे नहीं। अब मुझे एक मिनट, राधिका जी एक मिनट रुकिए, राधिका जी एक मिनट रुकिए, राधिका जी एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद, ये क्या है? ये मेरे हाथ में कागज है, ये क्या है देख रहे हैं आप? क्या है? मैं आज देश के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। आप लोगों की जेब में, आपके घर में जितने सिक्के होंगे, मैं आज दावे से आपको चुनौती से कह रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि कैसे इस देश के क्रांतिकारियों का इस देश में अपमान होता रहा है, कांग्रेस ने करा है। मैं एक फैक्ट बता रहा हूं। मैं आज आपसे पूछता हूं, देश से पूछता हूं, स्वतंत्रता से पहले जो आजादी के मतवाले होते थे वो क्या नारा लगाते थे? क्या नारा लगाते थे? 2 नारे थे, एक था वंदे मातरम और दूसरा नारा था भारत माता की जय। 2 नारे आजादी के समय लगते थे। मैं आज आपसे पूछता हूं, अपने घर में आप सारे सिक्के निकाल कर देख लीजिए। आपके घर में जो सिक्के हैं उनमें इंदिरा गांधी की तस्वीर होगी, उनमें जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर होगी, उसमें जो है राजीव गांधी की तस्वीर होगी, उसमें भारत के हजारों नेताओं की तस्वीर होगी। लेकिन आज तक आजादी के बाद आपने भारत में एक सिक्का देखा जिस पर भारत माता की तस्वीर हो? एक सिक्का किसी ने देखा तो मैं उसको चुनौती देता हूं। ये एक सिक्का भारत माता की तस्वीर, भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर नहीं थी इस देश में। वंदे मातरम कहते तो संसद में होता कि वंदे मातरम जो हम नहीं कहेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और कांग्रेस ऐसे पक्षों के साथ खड़ी रही जो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। और भारत माता की तस्वीर भारत की मुद्रा पे लाने में 8 दशक लगे हमें। 8 दशक बाद भारत की मुद्रा पे भारत माता आ रही है। और आप भारत को क्या, और सैयद जवाद, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी डिबेट आरएसएस पे नहीं है, लेकिन क्या इस देश में आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली थी, जिसको राधिका खेड़ा ने कहा था? क्या इस देश में जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने सशस्त्र लड़ाई लड़ी, उनकी कोई भूमिका नहीं थी? बताइए, विषय पर आके बोलिएगा। आज आपने बहुत अच्छी बात करी, मेरे तो आप तारीफ करूंगा आज आपकी। आज आपने बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी बात करी कि हमारे देश के सिक्के पर भारत माता की तस्वीर, ये बहुत अच्छी आपने बात करी। और देखिए क्या संयोग है या प्रयोग है, और उसी दिन हमारे पैसा और डॉलर के कंपैरिजन में और नीचे चला गया, 89 रुपए में हो गया हमारा। बताइए ये क्या करेंगे हम? क्या कह रहे हैं आप? इकोनॉमी का क्या ये क्या कुतर्क कर रहे हैं? सैयद जवाद, हाँ राधिका, सैयद जवाद एक मिनट, नहीं अब बंद कर दीजिए। देखिए मैं अब बंद करिए, आवाज इनकी बंद करिए, आवाज बंद करिए। ये मेरी डिबेट में ना कुतर्क नहीं चलते, मैं पहले भी कह चुका हूं। आपके पास अगर पढ़ लिख कर आए हैं, डिबेट करनी है कुछ, मैंने सीधा सा सवाल पूछा, एक मिनट राधिका जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड और दीजिएगा। मैं सीधा सवाल दूसरी बार पूछ रहा हूं सैयद जवाद, क्या राहुल गांधी ने जो कहा वो फैक्चुअली सही है कि इस देश की आजादी में, इस देश को चरखा चलाकर ही आजादी मिली? इस देश को जो लोग इस देश के एक सशस्त्र क्रांति के लिए लड़ रहे थे, उनकी कोई भूमिका नहीं? बताइए।
आखिरी बार मौका दे रहा हूं, नहीं तो फिर मैं कटियार जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप विषय पर आ नहीं रहे। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं विषय पर आके बोलिए। बहुत से लोगों ने देश की आजादी में पार्टिसिपेट करा, बहुत से लोगों ने इस देश को आजाद कराने में फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन देश को बदनाम करने के और हमारी गांधी जी की विचारधारा, जो आज लगभग 80 देशों में गांधी जी के विचारधारा से लोग प्रभावित होकर, चाहे वो नेल्सन मंडेला से लेकर के, चाहे उस जमाने का चर्चिल हो गया जिससे लोग थर-थर कांपते थे, तमाम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गांधी जी की विचारधारा की चर्चा होती है, ना कि आरएसएस की विचारधारा की होती है। हमारे तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे क्रांतिकारी, मैं भी उसी फैमिली का। तो राहुल गांधी ने गलत कहा ना, मतलब राहुल गांधी ने, आ रहा हूं राधिका जी 30 सेकंड और। राहुल गांधी का एक एक शब्द मोती की तरह, शीशे की तरह साफ है। ओके हो गया। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये बार बार कहा जा रहा है और कई बार टोकने के बावजूद भी ये बोलते रहे कि आरएसएस की विचारधारा को मैं जूते की नोक पे रखता हूं। बिल्कुल, आप अपने नेताओं को अपने जूते की नोक पे रखते हैं। आरएसएस ने अगर गांधी जी की हत्या करी थी तो नेहरू जी ने 1962-63 रिपब्लिक डे की परेड में क्यों बुलाया था? चाइना की युद्ध के समय मदद क्यों मांगी थी? मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी। एक आदमी बोलेगा, सिर्फ एक आदमी बोलेगा। धन्यवाद। 1962 या 63 में, दोनों में से एक साल में रिपब्लिक डे की परेड में नेहरू जी ने स्वयं आरएसएस के स्वयंसेवकों को बुलाया, वहां पे पार्टिसिपेट कराया। अगर गांधी जी की हत्या आरएसएस ने करी थी तो इंदिरा गांधी ने स्वयं 1977 में आरएसएस का प्रोग्राम क्यों अटेंड किया? खुद के अपने रिकॉर्ड चेक करिए। अब तो लाइब्रेरी भी बन गई है नई कांग्रेस इंदिरा भवन में, वहां पे मिल जाएगा। राजीव गांधी के टेन्योर के समय जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी तब आरएसएस के वॉलंटियर्स की मदद उन्होंने ग्राउंड पे मांगी थी और लगातार इंदिरा गांधी जी ने तो आके कहा था कि आरएसएस का धन्यवाद किया था कि कितना अच्छा काम करते हैं। तो इसका मतलब आप अपने तीनों जो नेता है, जो मालिक है पार्टी के, नेहरू जी हो, और ये तो वैसे भी कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है, कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा जी की वो है, ये तो गांधी जी की कांग्रेस तो रह नहीं गई। तो जो आपकी मालकिन है वो तो स्वयं ये कहती थी, उनके सुपुत्र भी कहते थे। तो तीनों को आपने अपने जूते की नोक में रख लिया। ठीक है, आप लोगों की यही विचारधारा हम समझते हैं। जब आप अपने नेताओं का सम्मान नहीं करते तो देश का क्या सम्मान करेंगे? दूसरा, इन्होंने फिर कहा, बड़ी बड़ी बातें करी, गांधी जी गांधी जी गांधी जी। गांधी जी इतने उनको प्यारे हैं तो 2 अक्टूबर को जाके गांधी जी के प्यारे मंगल पांडे जी को क्यों जाके इतनी बुरी चीजें बोल के आए कि किसी की शहादत नहीं हुई? लक्ष्मीबाई को क्यों ऐसे बोल के आए? क्यों भगत सिंह जी के लिए बोल के आए? क्यों राजगुरु जी के लिए बोल के आए? क्यों सुखदेव जी के लिए बोल के आए? बिरसा मुंडा के नाम पर, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो राहुल गांधी ने पूरा झारखंड का चुनाव लड़ा। ओके देखिए 2 चीजें, एक मिनट, ओके सबकी आवाज बंद कर दी, सबकी आवाज बंद की। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था ये फैक्चुअली गलत है। इस भारत को आजादी में महात्मा गांधी का योगदान, असहयोग आंदोलन और अहिंसक आंदोलन, उससे किसी को एतराज नहीं हो सकता, उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस देश को आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली थी, ये कहना 39,000, और मैं सिर्फ एक ही संख्या आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे आपको हजारों उदाहरण बता सकता हूं। 40,000 जो हैं इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के 40,000 जवानों ने भारत को आजाद कराने के लिए सशस्त्र संग्राम किया था। 40,000 ने अपना बलिदान दिया था। आप उस बलिदान को कुछ मानते ही नहीं। 40,000 लोगों ने अपनी जान दी। और ऐसे जो भगत सिंह को फांसी जो चढ़ाई, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने कहा था मैं मरते दम तक हाथ नहीं आऊंगा, अंग्रेजों को मारा और उसके बाद मरे। और एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और किसी का बयान नहीं है। इतिहास में हमको क्या क्या गलत पढ़ाया गया, क्या क्या हमसे छिपाया गया, ऐसे दर्जनों किस्से हैं। लेकिन एटली जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आजाद हुआ, और उन एटली का बयान है कि भारत को आजादी 3 कारणों से मिली। ध्यान से सुनिएगा सैयद जवाद, एटली ने कहा था, जो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, भारत को आजादी 3 कारणों से मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये मेरे शब्द नहीं है, ये इटली के शब्द हैं। उन्होंने नेताजी के सम्मान में, और आज आप कह रहे हैं कि इनका कोई रोल नहीं था। ये इस देश के इतिहास से खेलने की कोशिश है। और रुकिए 1 मिनट, कोई आवाज नहीं आएगी अभी मुझे कोई आवाज नहीं आएगी। और गांधी जी की बात हो रही है ना, मैं एक फैक्ट और रख दूं, फिर मैं सपा के पास आऊंगा, अखिलेश कटियार जी के पास और बाकी मेहमानों के पास।
देखिए नेताजी और मैं गांधी जी की बात कर रहा हूं, और गांधी और राहुल गांधी के जो बयान होते हैं विदेशों में, उनको लेकर क्यों विवाद होता है। ये मेरे पास एक राहुल गांधी का एक बयान है, इस बयान का संदर्भ को समझिएगा। राहुल गांधी ने कहा, द वर्ड नेशन इज ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये राहुल गांधी ने कहा था, ये उन्होंने जो है अमेरिका में जाकर कहा था। और मेरे पास गांधी जी का, जिनको लेकर के दावा करते हैं ना कि इनकी विचारधारा है, गांधी जी का एक बयान है, और मैं गांधी जी का बता, ये उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा था, गांधी जी का लेख। गांधी जी क्या लिखते हैं, वी वर वन नेशन बिफोर दे कम टू इंडिया। गांधी जी लिख रहे हैं कि हम एक राष्ट्र थे अंग्रेजों के आने से पहले। वन थॉट इंस्पायर्ड अस, our mode of life was the same. It was because we were one nation that they were able to establish one kingdom. अंग्रेज अगर हम पर एक शासन कर सके इसलिए क्योंकि हम एक राष्ट्र थे। और मैं ये कहता हूं कि आज मैं राहुल गांधी को मानूं या फिर आज मैं महात्मा गांधी को मानूं कि भारत एक राष्ट्र है, नहीं राष्ट्र है, इसमें किसका बयान मैं मानूं? राहुल गांधी को मानूं या फिर महात्मा गांधी को? राहुल गांधी के बयान का खंडन तो महात्मा गांधी कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी महात्मा गांधी से बड़े हो गए हैं कि वो तय करेंगे कि भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा आज की डिबेट सीधे सीधे राहुल गांधी के विदेश दौरे में उनके बयानों को लेकर है। अखिलेश कटियार जी, आपका समय, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। जो आजादी की लड़ाई और आजादी पे बात अशोक जी हम लोग कर रहे हैं, 1941-42 की बात है, और आरएसएस को लेके जो राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए हैं, जब इस देश में बहुत सारे नेता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जा रही थी। ये भी बात आपको याद है? ये गलत कह रहे हैं आप, मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। आप मुझे दिखाइए कहां से पढ़कर आए हैं। 1941-42 में जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। दिखाइए कागज, दिखाइए कागज, दिखाइए। मैं आपको कागज दिखाता हूं किसके साथ सरकार बनाई थी। पता है, आप दिखाइए कागज, कागज दिखाइए मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। पश्चिम बंगाल कागज दिखाइए मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। कहां से कोट कर रहे हैं बताइए, बताइए कहां से कोट कर रहे हैं? अभी निकालता हूं मैं, दूध का दूध पानी का पानी। बताइए सर, बताइए ना। मुस्लिम सर ऐसे ही मत बोल दिया करिए मेरी डिबेट में सर, कुछ पढ़ लिख कर डिबेट रखेंगे तो अच्छा मजा आएगा। मुझे बताइए सर, आपको पहले ही फैक्ट मैं बता रहा हूं, मुझे पहले ही फैक्ट बता दीजिए कहां से पढ़कर आए कि जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। बताइए सर, कोई फैक्ट से देश नहीं चलता। बताइए सर ना, आपके फैक्ट से थोड़ी देश चलने लगेगा। बस हो गया ना, क्या बात है भाई? हो गया, 1941-42 में पश्चिम बंगाल में कौन मुख्यमंत्री था? मुस्लिम लीग के साथ बनाई क्या? दिखाइए कहां मुस्लिम लीग के साथ बनाई। 1941-42 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार थी, आप बताओ जरा। मुस्लिम लीग के साथ निकालो ना, निकालो निकालो मुस्लिम लीग के साथ। अरे झूठ बोल रहे हैं कटियार जी, झूठ बोल रहे हैं अशोक जी। कटियार जी झूठ बोल रहे हैं। 1941-42 में कटियार जी झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन था? ढूंढिए जरा। झूठ बोल रहे हैं। हिंदू महासभा नहीं थी उस वक्त। अरे आप निकालो ना भाई। अरे निकालो ना, आप निकालो ना, मैं तो अभी निकाल दूंगा। मैं तो दावा कर रहा हूँ, मैं तो दावा कर रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब मैं नहीं करता, मैं तो दावा कर रहा हूँ सर, आप झूठ बोल रहे हैं। फजलुल हक मैं दावा कर रहा हूँ सर, आप झूठ बोल रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें सर मैं दावा कर रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। सर मैं दावा कर रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुनिए, मैं आपको 1941-42 में पश्चिम बंगाल के साथ किसने सरकार बनाई थी? सर वो हिंदू महासभा नहीं थी सर, आप जाके रीचेक कीजिए। अब आगे बोलिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो हिंदू महासभा नहीं थी। आप चेक कर लीजिए, फिर से आपको कह रहा हूं, चेक कर लीजिए। हिंदू महासभा नहीं थी, हिंदू महासभा नहीं थी। अब आप आगे बोलिए, आगे बोलिए भाई। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब मुस्लिम लीग के साथ सरकार जो बनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। फिर से आपसे कह रहा हूं, अपना फैक्ट चेक कर लीजिए, आगे बढ़िए। मैं फैक्ट चेक करके बोल रहा हूं। नहीं, आपने फैक्ट चेक नहीं करिए, बोली तो ब्रेक ले लूं, आप फैक्ट चेक कर लीजिए। और ये मुझे पता है। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी जाके बोल रहे हैं वहां पे, इस देश के प्रधानमंत्री भी विदेशों में जाके कई बार इस बात को जिक्र करते हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को विदेश में जाके उठाया है, उन मुद्दों पे इस देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। और बहुत सारे मुद्दों से अपोजिशन के हम जैसे समाजवादी पार्टी भी सहमत है कि यहां चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं अशोक जी। और पूरी दुनिया, अब ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग जिंदा हैं।
पूरी दुनिया में एक दूसरे के देश की पॉलिसी पे बात होती है। यहाँ पे इलेक्शन मैनेज है, अच्छे तरीके से नहीं होते, चुनाव आयोग की भूमिका बहुत साफ सुथरी नहीं है। इस पे इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, उस पर कहां कोई बात आती है सुखी? तो हम ये चाहते हैं कि भारत का कोई, हम लोग भारत के खिलाफ लोग नहीं है, हम इसी देश में रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन जब देश की वो संस्थाएं जो लोकतंत्र का आधार है, अगर वो कंप्रोमाइज होने लगेंगी तो इसमें बात होनी चाहिए सुख जी। नहीं, इस पे बात हो ना, मुझे क्या, मैं तो कह रहा हूं आपने बात रखी है, मुझे इस पे कोई कुछ श्रीवास्तव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देश की संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। बहुत अच्छी बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग जो है पुराने रिकॉर्ड ले करके बैठते हैं और वही रिकॉर्ड जैसे एचएमबी का या बाकी चलता है ना, वही चलने लगता है। आप बहस कुछ भी कीजिएगा, लेकिन कुल मिला करके वहीं पर अपना जो कहना होता है उसी पर काम करने लगते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने पता नहीं क्या है वो जा रहा है, मुझे तो लगता है, मैं सोच रहा था बाद में कहूँगा, लेकिन राहुल गांधी को विदेश जाने के पहले कुछ ज्योतिषों को दिखा लेना चाहिए कि मैं वहाँ ऐसा ना हो कि गड़बड़ बोलूँ, और जब जाऊँ तो जितना किया दिया, जितनी मेहनत वो देश में करने की कोशिश करते हैं उस पर पानी फेर के चले आते हैं और फिर वो हंसी का पात्र बनते हैं। अगर लोकतंत्र सचमुच खतरे में है तो भैया ये जो 7वें दशक में हुआ था वो क्या था, और उसके बाद क्या हुआ था? आज कौन सा लोकतंत्र बनता किससे, जरा ये बता दो मुझे। लोकतंत्र बनता कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और थोड़ा बहुत अखबार वालों या मीडिया से। उसका जिक्र हटा ही दो आप उसको। आप कार्यपालिका पर क्या है, विधायिका पे बंधन क्या है और न्यायपालिका पे बंधन क्या है? किस पे बंधन है भैया? कौन काम नहीं कर रहा है? न्यायपालिका रोज आपके अगर उस मतलब जो भी जैसा फैसला देना चाहती है वो देती है, जो उसको लगता है न्याय संगत है। कार्यपालिका अपना काम करती है, संसद में आप लोग बैठते हो, वो बात दूसरी कि आप पूरा चौपट करके बाहर आते हो, टाइम में कोई मतलब की बात नहीं होती है। लेकिन कौन सी संस्थाएं जो होती हैं वो फिर वो क्या, चुनाव आयोग आपने पकड़ लिया कि चुनाव आयोग ये कर रहा है, तो भैया चुनाव तो करा रहा है, कर लो, लड़ लो। अभी कहो ना 45 लाख बिहार में अगर ये जो नाम काटे गए, कहो बताओ कि गलत काटे गए हैं। 3 साल पहले वाली जितनी मेहनत कर्नाटक के चुनाव में की जा रही थी उतनी मेहनत बिहार के चुनाव में कर लेते तो शायद कुछ फायदा भी होता बिहारियों का, बिहार का फायदा होता, वहाँ के वोटरों का फायदा होता। लेकिन वहाँ नहीं होगा, जो हो गया उस पर वोट चोर। कुछ शब्द, हाँ ये जरूर है, कांग्रेस के पास इस समय बहुत अच्छी चीज़ है, कोई टीम ऐसी है जो कुछ शब्द बनाने में माहिर हो गई है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से वो टीम लगी पड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो उसको बहुत फलीभूत नहीं हो पा रहा है मामला, जबकि सच बात ये है और वास्तविकता होनी ये चाहिए कि 10 साल के शासन के बाद में तीसरी बार आने के बाद में कुछ तो सरकार में कमियां होती हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए, उस पर लड़ाई लड़नी चाहिए, उस पर जंतर मंतर से लेके दुनिया जहां तक लेकर के जूझना चाहिए। आज मुझे ये बताया जाए कि कौन सा आंदोलन पिछले 12 साल में 11 साल में किया गया जिससे सरकार हिल गई हो। सर, किसान आंदोलन था, शाहीन बाग आंदोलन ओह था। शाहीन बाग, किसान। अब आप जबरदस्ती के अपने अपने तरीके की चीजों को लेकर के आ जाएंगे तो भैया जिन युवाओं के सहारे आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है, उनकी कुछ बात कर लीजिए। लेकिन वो बात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसमें फिर बहुत भ्रम में लोग नहीं आएंगे। आपको अच्छे अच्छे शब्द कुछ दुनाई पड़ जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो गई, तो साफ साफ बात करो जिसमें बात सामने तो आए, लोगों को समझ में तो आए। लेकिन जब आप विदेश में बैठ करके ऐसे बयान देते हैं, चाहे वो सिंगापुर में दें, चाहे वो कोलंबिया में, क्यों टाइम इतना बर्बाद करो? कोलंबिया आने जाने में भैया 2 दिन लग जाते हैं, काहे के लिए परेशानी होती है? ओके, देखिए ये जो वोट चोरी वाला है, अभी सैयद जवाद ने भी कहा कि वो एक बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम, उसका हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम कब फूटेगा? पहले जो 2 बम फूटे उसकी तो धमाका कहीं सुनाई दिया नहीं। लेकिन वोट चोरी को लेकर हम पहले भी बात करते रहे, एक ही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा फिर से कह रहा हूँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका फैक्ट चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 4 दिन हो गए, भारत के चुनाव आयोग ने बाकायदा एक नई लिस्ट, जो ड्राफ्ट लिस्ट थी, वो दे दिया। कल भी मैंने इस पर डिबेट करी थी, कल आरजेडी के प्रवक्ता थे, कुछ नहीं बोल पाए, 4 दिन हो गए उस लिस्ट के बारे में। तो चुनाव आयोग ने नई लिस्ट दे दी, 65 लाख कहा था, 67 लाख नाम कटे।
लेकिन एक भी अब तक जो है विपक्ष की ओर से कोई नहीं हुआ कि इस लिस्ट में गड़बड़ है। तो आरोप लगाने में ठीक है, आरोप लगाने में, चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। राहुल गांधी के जो बयान है उन पर भी चर्चा करेंगे और राहुल गांधी के क्या बयान, ये देशद्रोही बयान है, इस पर भी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। विकी भैया जब भी आते हैं नई खबर लाते हैं। पता है बाइक इंश्योरेंस में कितने पैसे लगते हैं? कितने? नहीं कराने पर जो चालान कटेंगे ना, उससे भी कम। फिर मम्मी बोली, अरे अभी तो रिन्यू करवाया है, चल बेटा मेरे को घर तक छोड़ दे। लोग कट गया चालान। कहीं आपका चालान ना कट जाए तो लीजिए इंश्योरेंस। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। दी, ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर। विदेश में राहुल का ज्ञान और देश में घमासान, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा जुड़ी हैं बीजेपी से, सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश कटियार जो मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अक्कू श्रीवास्तव जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ। मैं एक ही चीज़ जल्दी से, मैं इससे पहले आऊँ, मैं एक बात सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ये जो पूरी बात आ रहा हूँ सैयद जवाद और राधिका जी आपके पास आ रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दोबारा रखना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब कोई भारत से बाहर जाकर कहता है, बिना किसी ठोस सबूत के कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसका देखिए असर बहुत पड़ता है। मैंने आज ही आपको शुरू में बताया, अमेरिका का एक वरिष्ठ राजनयिक कह रहा है कि भैया भारत के नेताओं जो है विपक्ष के हों, कम से कम भारत के हित में बोलना चाहिए। देखिए क्या हुआ 2014, ये डेविड कैमरून है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान है, मोदी गेट्स मोर वोट्स देन एनीवन इन यूनिवर्स। ये भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा में दिखा रहा हूं दुनिया में क्या है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। यूएन चीफ कॉन्ग्रेचुलेट्स इंडिया फॉर एंगेजिंग इन मैसिव डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। यूएन तारीफ कर रहा है भारत में इतने बढ़िया चुनाव हुए। 640 मिलियन वोट काउंटेड इन ए डे। एलन मस्क जाने माने जो है वो उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका से बेहतर चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं भारत में, और भारत की देखिए तरीका देखिए कितनी जल्दी वोट काउंटिंग हो गई। ओबामा प्रेजेस इंडिया फॉर होल्डिंग नेशनल इलेक्शन। ओबामा ने भारत के राष्ट्रीय चुनाव 2014 में जो हुए उसके बाद जो है उन्होंने बयान दिया कि कहा कि उन्होंने भारत को इतने बड़े चुनाव कराने के लिए कहा कि बहुत शानदार। उसके बाद 2024 में व्हाइट हाउस ने दोबारा कहा, व्हाइट हाउस का बयान है, वो कह रहे हैं Not too many more vibrant democracies in the world than India। व्हाइट हाउस कह रहा है कि भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी दुनिया में नहीं है। ये 1 साल पहले व्हाइट हाउस का बयान है। उसके बाद मेरे पास हुआ है कि जब भारत में चुनाव होते हैं तो ये देखिए कहां से भारत के चुनाव को देखने के लिए, भारत के चुनाव में पर्यवेक्षक जो है दुनिया भर में कहां से आते हैं। कौन कौन से देश हैं? कंबोडिया, ट्यूनीशिया, मोल्दोवा, सेशल्स, नेपाल, उसके बाद भूटान, मंगोलिया, इजराइल, और उसके बाद कहां के श्रीलंका, फिलीपींस, ठीक है ये। और उसके अलावा देखिए चिली, जॉर्जिया, मालदीव, नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी, उज्बेकिस्तान, इन सब के प्रतिनिधि जो हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश,
जिम्बाब्वे, ये तमाम देशों के प्रतिनिधि जो हैं भारत के चुनाव को देखने आते हैं कि भारत में क्या शानदार चुनाव होते हैं। और भारत का एक विपक्ष का नेता भारत में के बाहर जाकर बोलता है डेमोक्रेसी जो है भारत में है ही नहीं। तो इसलिए जो है इन बयानों पर चिंता इसलिए होती है क्योंकि दुनिया जो देख रही है, आप जो है दुनिया को भारत के बारे में खराब बता रहे हैं। बोलिए सही है जवाब। देखिए मेरा अभी अक्कू श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ जो है पत्रकार साहब, सर आप कभी जवाब भी दे दिया करिए। अक्कू श्रीवास्तव, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपको कुछ फैक्ट्स दिखाया, आप अक्कू जी पर पहुंच गए। बोलिए। उन्होंने लोकतंत्र की बात करी, कहाँ हो रहा है? उन्होंने न्यायपालिका को उदाहरण देखा। कौन कह रहा है सिवाय राहुल गांधी? आपको पता है पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये आपको याद होगा। ये अलग बात है, उनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है निकल करके अपने कार्यकाल पूरा करके जो है फिर राज्यसभा की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के लिए रखते हैं। कि राहुल गांधी साहब ने नहीं बात करी थी, 4 सिटिंग जज ने बात करी थी और अपनी कार्यपालिका के बारे में बताया। और आपने मीडिया को उदाहरण दिया, अंतरराष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम में भारत कौन से स्थान पे कहां पर आ गया है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं या पूरे विश्व के लोग कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी? दोबारा बोलिए, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम में भारत का जो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम। ओके, वंडरफुल। अब सुनिए सर। हाँ, अक्कू जी जवाब दीजिए। अक्कू जी जवाब दिए, अक्कू जी रिस्पॉन्ड करेंगे। अब इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम पर ही बात हो जाए। अक्कू जी जवाब दीजिए। नाम मेरा अक्कू जी बोलिए। नाम मेरा इन्होंने लिया है तो मैं इनको बता दूं, इंटरनेशनल। पूरी बात सुन लीजिए। अरे सुन लिया, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम में भारत बड़ा पीछे चला गया है, यही कह रहे हैं ना आप? अक्कू जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, अब आप ये बताइए, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम में जिसमें जब राष्ट्रपति अमेरिका का कहता है नेशन फर्स्ट, वो उनका ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं तो हमारा ठीक नहीं है। ऐसे आंकड़े जो वैश्विक कारणों से होते हैं उसका कभी भी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा कभी भी नहीं रही है। और एक चीज और भी है, और एक चीज भी है, ये जो आंकड़े जिनकी बात आप कर रहे हैं वो आजादी के बाद से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि 2-4 पॉइंट के हेरफेर के अलावा बाकी कुछ हुआ हो। नंबर 1। मैं उससे बड़ी बात, सर एक मिनट रुकिए, मैं उससे बड़ी बात बता देता हूं। ये जो इंटरनेशनल जो डेटा लेकर आते हैं ना मेरी डिबेट में, उनको मैं एक खुली चुनौती देता हूं। पहली बात, अभी जो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स आया, जरा बता दीजिए भारत कहां खड़ा था उसमें, और मैं बताता हूं भारत कहां खड़ा था। इंटरनेशनल हैप्पी इंडेक्स में भारत श्रीलंका नेपाल से पीछे खड़ा था, और नेपाल में क्या हो रहा वो देखा। और दूसरी बात, सैयद जवाद, मैं एक बार और चुनौती देता हूं आपको, जरा जाइए 1 मिनट। नहीं बकवास मेरे चैनल में नहीं चलेगी, मेरे शो में कोई फालतू बकवास नहीं। मैं आपसे एक चुनौती देता हूं, जरा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की वेबसाइट पर जाके देखिए। और मैं तमाम दर्शकों को बता रहा हूं, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको भारत का नक्शा काट के दिखाते हैं। कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाते। तो जो भारत की संप्रभुता पे चोट करता है वो आपके लिए एजेंडा सेटर होगा क्या? जो भारत के खिलाफ काम करता है वो आपके लिए एजेंडा सेटर होगा? जो भारत को कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाता, आप उसका एजेंडा मेरी डिबेट में चलाएंगे? मैं इन सब इंडेक्स वालों को बहुत बेदर्दी से एक्सपोज कर चुका हूं। आप मेरी किताब पढ़िएगा, मैं आज किताब की पब्लिसिटी नहीं करना चाहता, मैंने उनकी वेबसाइट की तस्वीर दी है जिसमें भारत का नक्शा काट के दिखाया गया है। अरे भारत का नक्शा काटने वाले भारत को ज्ञान देंगे और आप उनका एजेंडा चलाएंगे मेरी डिबेट में? मुझे उनका एजेंडा नहीं चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स और इनका एजेंडा। एक मिनट सर, ये पाकिस्तान जो है, ये एक इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स आता है जिसमें पाकिस्तान को जिसमें दिखाया गया भारत पाकिस्तान से भी भूखा देश है। वो पाकिस्तान जहां आटे की एक बोरी के लिए दंगे हो रहे हैं, जहां आटे की एक बोरी के लिए चाकू मारे जा रहे हैं। हंसी आ रही है आपको क्योंकि आपको लग रहा होगा आप पाकिस्तान के लिए हंस रहे हैं ना। आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान की मैं जलील क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप तो पाकिस्तानी मन से हैं। सैयद जवाद, मैं जानता हूं आप लोगों को, शाहीन बाग में बैठने वाले आप लोग जो हैं, आपको खल रहा होगा आज मैं पाकिस्तान को एक्सपोज करूं, क्योंकि आप लोग तो ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से भी गया बीता बेच रहा है। और 1 मिनट कटियार जी को दिखाइए। कटियार जी आपका फैक्ट चेक कर दूं मैं, आपने 1 मिनट नहीं, ना कटियार जी हो गया। अगर मेरी डिबेट में आपको इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे बात करनी है तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। कटियार जी आपका फैक्ट चेक कर देता हूं मैं। कटियार जी आपका फैक्ट चेक कर देता हूं। जो आप बंगाल को कह रहे थे
जो कटियार जी आप बंगाल को कह रहे थे ना, तो बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, ना कि सैयद जवाद एकदम चुप, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। कृषक समाज पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। सुन लीजिए मुझे पता है ये बात। कृषक समाज पार्टी, जरा फैक्ट चेक। कृषक समाज पार्टी थी, उसमें फजरुल साहब उसके मुख्यमंत्री बने थे और वो मुस्लिम लीग की समर्थक पार्टी थी। वो मुस्लिम लीग ने उसी पार्टी को समर्थन किया था। अब आगे ना, अब आप आगे ना, समर्थक पार्टी मुस्लिम समर्थक पार्टी होना और मुस्लिम लीग होना, तो आप पहले ही बोलते ना फजरुल साहब के साथ थी या नहीं? अरे मुस्लिम लीग की समर्थक पार्टी आपने पहले क्यों नहीं बोला? आपने कहा मुस्लिम लीग क्यों बोला? इसी तरह से आप लोग फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, इसी तरह से आप लोग फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं कि मुस्लिम लीग कह दो। मुस्लिम लीग को हम जानते हैं, कृषक समाज पार्टी को कौन जानते? मुस्लिम लीग साथ में थी या नहीं थी? सर अरे मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने केरल में क्या किया, ये बता दीजिए मुझे। मुस्लिम लीग नहीं, मैं अशोक जी को बता रहा हूँ जो आप फैक्ट चेक करते हैं। सर सुनिए, तो ये कम से कम पूरा फैक्ट चेक किया करिए। मेरी बात सुनिए, मेरे दर्शकों का टाइम बहुत कीमती है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आपको अगर शुरू में ही कहना था तो शुरू में ही कह दे कृषक समाज पार्टी की समर्थक थी। आपने गलत बोला, इसलिए आपको फैक्ट चेक नहीं, लेकिन उसमें ये भी आप बताइए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, आप लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, आप लोग मुस्लिम लीग का समर्थक थी और उसमें सरकार शामिल थी। शामिल भैया, और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई थी। अपना फैक्ट चेक कीजिए। अब आगे नहीं, वो मुस्लिम लीग के साथ में चुनाव लड़े थे, मुस्लिम लीग उनके साथ थी। सरकार साथ में नहीं बनाई थी। आगे बढ़िए। नहीं, उसमें मुस्लिम लीग साथ में थी भाई। उसके मुस्लिम लीग तीसरी पार्टी होगी, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई। मुस्लिम लीग उस सरकार में शामिल थी। आप लोग झूठा इतिहास क्यों पढ़ाते हैं सर? आप नहीं, झूठा इतिहास नहीं है, आप झूठा इतिहास बता रहे हैं, झूठा इतिहास बता रहे हैं सोगी इसमें। ये गलत बात है। आप लोग अभी मैंने आपको सही से चेक करिए, आप उसको सही से चेक करिए। सर एक मिनट, फिर से आपको बोल रहे हैं, मुझे पूरा फिर से आपको फैक्ट चेक कर दूं। मुस्लिम लीग साथ में नहीं थी। अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। कटियार जी सुनिए, सबकी आवाज बंद करिए। देखिए, मैं आपको एक बार बता रहा हूं, मेरी डिबेट में आप झूठ बोलेंगे तो मैं पकड़ लूंगा, और उसके बाद झूठ पे अड़े रहेंगे तो मैं आपको चुनौती दूंगा। मैं कह रहा हूं मुस्लिम लीग नहीं थी, मैं आपको फिर से चुनौती दे रहा हूं, मुस्लिम लीग नहीं थी। आप लाकर दिखा दीजिए कागज। मेरी डिबेट में झूठ नहीं। एक कहता कि इंटरनेशनल इंडेक्स, एक कहता मुस्लिम लीग के साथ। अरे कुछ तैयारी से आया करिए। राज्य का खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। और किसी की आवाज, अरे सैयद जवाद, ये दांत कहीं और दिखाइए। मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। फिर से चुनौती दे रहा हूं, और फिर से चुनौती दे रहा हूं सैयद जवाद, जाकर देखना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जाकर वेबसाइट देखना, और बिना पढ़े लिखे मेरी डिबेट में मत आना। राज्य का खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, आप बात कर रहे थे ये लोग पाकिस्तान का नैरेटिव चलाते हैं। देखिए, इनकी जो लीडर है, मालकिन है सोनिया गांधी जी, ये देखिए जॉर्ज सोरोस की उस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, को प्रेसिडेंट, जो ये दिखाती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। ये सब जानते हैं। तो ये लोग वो पार्टी से आते हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन वापस डिबेट पे आते हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि हर बार जब राहुल गांधी की विदेश यात्रा होती है, सबसे पहले एक कमेंट उनके गुरु सैम पिट्रोडा साहब का आता है। कुछ दिन पहले उन्होंने सबसे शुरुआत करी सबकी कमेंट देकर कि पाकिस्तान मुझे अपने घर जैसा लगता है। फिर राहुल गांधी बाहर जाके देश को बदनाम करते। अरे आप लोगों को अगर पाकिस्तान अपने घर जैसा लगता है तो जाइए पाकिस्तान, वन वे टिकट लेके जाइए, वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारा संविधान, आज जिनके जफर साहब आके बताए, जो प्रवक्ता है, कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो राहुल गांधी लहराते रहते हैं, उसके कौन से पेज में और कौन से आर्टिकल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये पावर मिलती है कि वो देश के बारे में झूठ विदेश में जाके बोले, विदेशी ताकतों को इनवाइट करे कि हमारे देश में आके आप इंटरफेयर करे, भारत की जेन जी को आह्वान करे कि आप नेपाल और बांग्लादेश जैसे यहां करें, और लगातार देश को बदनाम करने का काम विदेश की धरती पे करे। ये कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये हक मिला है? और वो बात करते हैं कि हम देश चलाएंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता कि 3000 किलो का मेटल एक गाड़ी में नहीं लगता। गाड़ियों की बातें करते हैं, रैली का बहुत शौक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन 900 किलो सिर्फ मेटल लगता है गाड़ी बनाने में। अशोक जी, बेसिक नॉर्मल गाड़ी बनने में, गाड़ी जो होती है 4 पहिए की, जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 900
से 1200 किलो मेटल लगता है और ये आदमी बोल रहे 3000। अरे आप अगर कुछ भी बोल रहे हो उस पर तो कम से कम ठीक फैक्ट चेक बोलिए। गूगल, चैट जीपीटी सब कुछ है। अरे भाई साहब, मैंने फोटो दिखा देना यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की हाथ मिलाते हुए 26/11 के मैच के बाद, इतनी सारी फोटो लगा दूं तो फोटो दिखाने में कोई एंड नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक रहे, वॉर की सिचुएशन ना आए। ये बेसिक चीजें होती है कि देश के आसपास और देश के साथ शांति बनी रहे। नहीं कि अपने देश का हिस्सा चीन को दे दे, कह के these are not grasslands, एक्साइजन दे दिया कह के कि these are not grasslands। अखिलेश कटियार जी, इस डिबेट में आपकी आखिरी। मैं सिर्फ एक बात कह के, अभी जो हमारे मित्र श्रीवास्तव साहब ने कहा कि देश में आंदोलन करना चाहिए, इस देश में इतने आंदोलन चलते हैं अशोक जी। सरकार का भी लद्दाख का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कई नौजवानों की जाने गई, किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन फिर भी सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश के अंदर के हालात कैसे हैं और लोग कैसे उससे जूझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख पे अगर आप आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। लद्दाख किसने भड़काया, कैसे भड़काया, क्यों भड़काया गया, तो आप नहीं, श्रीवास्तव साहब, सबसे दिक्कत ये होती है कुछ भी करा सकते हैं, कर सकते हैं, इतनी क्षमता तो आप में है ही ना। ये तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपसे। आप जब दिल्ली को आंदोलनकारी बनाने के तुले पड़े हुए हैं तो फिर आप ऐसे ही होता है। आप आग तो लगा लेंगे लेकिन आग बुझाने का काम तो कोई ना कोई देश करेगा ना। देश की सरकारें करेंगी ना, शासन करेगा ना, वो किया उन्होंने। आंदोलन के बाद हरियाणा में किसकी सरकार बनी? हरियाणा की सरकारें जनता के लिए है, जनता की सेवा के लिए सरकारें हैं, जनता के ऊपर गोली चलाने के लिए। क्योंकि जनता विश्वास हम पे करती है, टूटी चोर और नेशनल हेराल्ड चोर पे नहीं करती, इसीलिए फिर वहां पे भाजपा की सरकार बनी। टूटी चोर पे विश्वास नहीं करती, इसलिए उत्तर प्रदेश से ये तानाशाही इस देश में कभी नहीं चली, किसी की नहीं चली, तो ये भाजपा की नहीं चलेगी। भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं, अखिलेश कटियार साहब इस समय जेल में हो। सुनिए, लद्दाख पे हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अंत में इतना ही कहूँगा। देखिए, हम मुद्दे से थोड़ा सा भटके ज़रूर, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अखिलेश कटियार जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी, ये इतिहास देश का गलत पढ़ाया गया। वो पूरा फैक्ट चेक मेरे पास आ चुका है। और अखिलेश कटियार जी अगली बार बैठक में आइएगा, अगली बार 2 टूक में आइएगा तो पूरे फैक्ट्स के साथ आइएगा। और सैयद जवाद, ये पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ मत चलाया करिए प्लीज़। 2 टूक है, पाकिस्तान का एजेंडा चलाएंगे तो मुँह की खाएंगे। क्योंकि मैं पाकिस्तान परस्त जो लोग बात करते हैं, जो भारत को, पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताते हैं, वो सब डिबेट जो है ना, मेरे यहाँ नहीं चलेगी। आप कहीं और चलाइए, बहुत आपको स्वागत है, मेरी 2 टूक में नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।